क्योंकि वो जमाना जो था दूसरी शिक्षा नीति का, उस दौरान नौकरियां ज्यादा थी और जनसंख्या, आज जनसंख्या ज्यादा है और नौकरियां, उसका बहुत बड़ा कारण है शिक्षा नीति नहीं होना। लेकिन भारत में शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि आप स्कूल में लाखों रुपए की फीस भरो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, जैसे ही 12वीं पास होगी, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, सब एक जैसे हो जाते हैं। अगर इसरो का एग्जाम भी देना है तो 1857 की क्रांति जरूर पढ़नी पड़ेगी। अब बताओ, उसको वैज्ञानिक बनना, उसको क्या काम है क्रांति करके? क्रांति करनी पड़ेगी। कोई काम नहीं आ रहा है साइन थीटा कोस थीटा, फिर भी पढ़ाएंगे हम आपको। एक बंदर 360 मीटर ऊंचे पोल पे बैठा है, वो बंदर को देख के लगता था कि बंदर गिर जाए तो अच्छा। तो ये पुरानी शिक्षा नीति है जो शायद हमें कहीं ना कहीं ऐसा इंसान बना रही है जो कोई काम का नहीं है। यानी आप देखो, भारत की हालत ऐसी है कि आप डिग्री पे डिग्री कलेक्ट करते जाओ, फिर भी नौकरी नहीं मिलेगी। अपने गली मोहल्लों में आसपास जो दुकान होगी वहां पर 10-15 हजार की नौकरी कर लेंगे। मोदी जी ने कहा वैसा, और क्या लेके आए वो? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। हम उसी पुरानी शिक्षा नीति से चल रहे हैं जो आज भी कहती है कि 10वीं के बाद सब्जेक्ट लो फिर पास करो। आप देखना, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं, है ना, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, केवल अपने इमोशन को कंट्रोल करके बैठना अपने इंग्लिश मीडियम वाले। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो सरकारी स्कूल से अपने आप को थोड़ा स्पेशल समझते हैं। होता है या नहीं होता है? देखना, है ना, यहां बैठे वालों की बात नहीं कर रहा है, ये तो बेचारे भले मानुष है। बाकी आप देखना, सरकारी स्कूल का बच्चा नीले कलर का शर्ट, वो भी कॉलर ऊपर चल रहा है, और पास में से स्कूटी लेकर निकलेगा एक अपने इंग्लिश मीडियम का बच्चा, स्कूटी पे जा रहा है। वो यहाँ पेडल मार रहे हैं, कैची मार के साइकिल चल रही है, वो स्कूटी पे जा रहा है टाई लगा के एकदम, और खुद को अपने आप को समझ रहा है कि हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं, सरकारी वरकारी नहीं। लेकिन भारत में शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि आप स्कूल में लाखों रुपए की फीस भरो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, जैसे ही 12वीं पास होगी, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, सब एक जैसे हो जाते हैं। इस क्लास में इंग्लिश मीडियम भी बैठा है, हिंदी मीडियम भी बैठा है। और भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि आपको अगर इसरो का एग्जाम भी देना है तो 1857 की क्रांति जरूर पढ़नी पड़ेगी, और वो भी हिंदी में। यस और नो? जीके तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब बताओ, उसको वैज्ञानिक बनना, उसको क्या काम है क्रांति करके? क्रांति करनी पड़ेगी। आप में से कई लोगों ने आर्ट्स ली है, कोई काम नहीं आ रहा है साइन थीटा कोस थीटा, फिर भी पढ़ाएंगे हम आपको, है या नहीं? कई लोगों ने कॉमर्स ली, उनको पता भी नहीं है कि क्या है साइन थीटा, भूल गए। लेकिन बचपन में उन्नयन कोण अवनयन कोण, एक बंदर 360 मीटर ऊंचे पोल पे बैठा है, वो बंदर को देख के लगता था कि बंदर गिर जाए तो अच्छा। क्यों ऐसे सवाल बढ़ा रहे? तो ये पुरानी शिक्षा नीति है जो शायद हमें कहीं ना कहीं ऐसा इंसान बना रही है जो कोई काम का नहीं है। आप देखो कि आप लोगों ने सबने बीएड कर रखी है ना, कुछ लोगों ने डीएलएड की होगी, की है ना, आप में से कई लोगों ने ग्रेजुएशन भी कर ली होगी, कर लिए क्या? बीए बीएससी बीकॉम कर लिए क्या? अच्छा, कम से कम 12वीं पास तो कर लिए, नौकरी मिल गई क्या? जब बच्चा देखना 10वीं में होता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि सब्जेक्ट कौन सा लो। बड़ी मुश्किल से वो सब्जेक्ट लेता है, और वो भी दूसरों को पूछ करके कौन सा सब्जेक्ट ले, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा लेना है। फिर वो 12वीं के बाद फिर से कंफ्यूज होता है कि अब कहां एडमिशन ले। फिर वो एडमिशन लेता है, कोई उसको बताता है एक काम कर देख, 12वीं के बाद सोच समझ के लेना, क्योंकि आगे तेरा भविष्य इसी पर निर्भर करेगा, तेरी नौकरी उसी क्षेत्र में लगेगी जिसमें तू ग्रेजुएशन करेगा। बच्चा बेचारा ग्रेजुएशन करता है, कुछ भी किया उसने, बीबीए किया, बीबीएम किया, बीए बीएससी बीकॉम, कुछ भी किया। उसके बाद 3 साल बाद फिर से सवाल उठता है नौकरी कहां मिलेगी। तो फिर उसको कोई बताता है एक काम कर, अब तो तू तेने आर्ट्स से किया ना, अब एक काम कर, तू दूसरा एमए और कर ले, और एमए उस सब्जेक्ट में मत करना जिसमें तूने बीए किया, दूसरे में कर। जिसने साइंस ली उसको कहेंगे तू हिंदी से एमए कर ले, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देगा। बेचारे क्या क्या नहीं करते हैं, फिर एमए करते हैं, और एमए के बाद भी नौकरी नहीं मिलती। फिर वो सोचते हैं अब क्या करूं कि मुझे नौकरी मिले। यानी आप देखो, भारत की हालत ऐसी है कि आप डिग्री पे डिग्री कलेक्ट करते जाओ, फिर भी नौकरी नहीं मिलेगी। आप बच्चे को देखोगे कि हम बच्चे को पढ़ाते हैं ताकि बच्चे की समस्या का क्या हो सके, और 12वीं के बाद हालत यह होती है कि बच्चा खुद ही समस्या बन जाता है। बच्चा खुद समस्या, 12वीं के बाद वाले बच्चों को देखना, वो भटकते हुए मिलेंगे आपको। कोई अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर सीरियस नहीं है, घूम रहे हैं। जब 3rd ईयर में आते हैं तो उनको लगता है अब कुछ करना चाहिए, तो फिर वो कंपटीशन एग्जाम में या किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेंगे। बड़े बड़े होर्डिंग लिखे हुए मिलेंगे आपको हाईवे पे, कहीं दुकानों के बाहर, एमबीए करें हमारे यहाँ से 100% प्लेसमेंट। उन कॉलेजों में जाके एडमिशन लेंगे, वहां से भी प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, भटकेंगे बेचारे, कहाँ जाए। अपने गली मोहल्लों में आसपास जो दुकान होगी वहां पर 10-15 हजार की नौकरी कर लेंगे। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई, और इसी के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है।
तो मोदी जी ने कहा वैसा, और क्या लेके आए वो? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एनईपी 2020। किसके कार्यकाल में? और राष्ट्रपति कौन? इन्होंने कहा कि देखो, हम ये शिक्षा नीति क्यों बना रहे हैं, उसका अपना एक उद्देश्य है। क्या है उसका अपना एक? और इसका उद्देश्य है भारत को, किसको? भारत को वैश्विक ज्ञान की, कौन से ज्ञान की? भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना। कौन सी शक्ति बनाना? उद्देश्य क्या है बोलो? भारत को वैश्विक ज्ञान की, किसका उद्देश्य ये? एनईपी 2020। फिर से बोले, उद्देश्य क्या है? भारत को वैश्विक ज्ञान की। अब याद करें, एक समय था जब हमारे यहां पर यूनिवर्सिटीज थी अच्छी अच्छी, नालंदा, तक्षशिला, है ना, लेकिन फॉरेन इन्वेडर जितने भी थे, विदेशी आक्रमणकर्ता, उन्होंने उन सभी को तहस नहस कर दिया। एक समय था जब हमारे यहां नालंदा जो बिहार में पड़ती है, तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में है, पहले यहां पर पढ़ने के लिए चीनी यात्री आया करते थे। आपने नाम सुना होगा, हैंसांग, CU ली, पता नहीं क्या क्या लिखते थे वो। हैंसांग आया था, चीनी यात्री, अरब यात्री भी आते थे। विदेशों के लोग भारत में आते थे। विदेशों को भारत को विश्व गुरु माना जाता था विदेशों में। लेकिन जब से यूनिवर्सिटी बर्बाद हुई है, हमारे यहाँ कुछ नहीं रह गया है। हमारे यहाँ वाले बच्चे आप देखना, आज सपने देखते हैं कि हम फॉरेन पढ़ने जाएंगे, और जो फॉरेन जाता फिर वो फॉरेन ही रह जाता है। आप देखेंगे कि अगर किसी के पास अच्छे खासे पैसे हैं तो भारत की यूनिवर्सिटी में पढ़ना पसंद नहीं करेगा। वो ये सोचेगा कि अपन ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेंगे। जितने मंत्री संतरी सबके बेटे वहीं पढ़ते हैं, और फिर जब वहां पढ़ते हैं तो फिर वहीं रहते हैं, वो वापस इंडिया नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया का कल्चर अच्छा नहीं है। यहां पर मेहनत करने वाले को प्राइज नहीं मिलता है, गधों को प्राइज मिलता है। हकीकत यही है। आप कितनी मेहनत कर लो, आप पास नहीं होगे, लेकिन एक व्यक्ति जो पेपर लीक करेगा और अगर पकड़ा नहीं गया, उसकी नौकरी लग जाएगी। हकीकत है ये। और आप देख रहे हो कि ये बाबूलाल, भजनलाल, पता नहीं कितने पकड़ा गए ऐसे। एक बार की बात है, जब मैं खुद छोटा था, तब क्या हुआ है? भजनलाल, मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, और भी भजनलाल है। बाबूलाल में एक तो आपका भी बाबू होता है, ये दूसरा बाबू है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला है ना, आरपीएससी का सदस्य था। अब आप देखो कि एक बार मेरे को याद, हमारे वहां पे घर के पास एक जगह पड़ती, गणेश टेकरी, तो एलडीसी का पेपर था 2013 के आसपास का। मैं कॉलेज में था उस वक्त, तो वहां एक लड़का घूम रहा था। मैंने कहा भैया यहाँ कैसे घूम रहे हो आप शाम को अंधेरे में? बोले वो पेपर देने आया था मैं भैया। मैंने कहा अच्छा अच्छा, किसका पेपर था? बोले एलडीसी का टाइपिंग टेस्ट था। मैंने कहा कैसा हुआ पेपर? उसने कहा पेपर मेरा नहीं था। मैंने कहा तो अभी तो बोला पेपर आपका है। बोला पेपर मेरा नहीं था, मैं तो केवल देने आया हूं। सो समझ रहे हो आप बात? पेपर किसी और का था, टाइपिंग कोई और करने आया, उसको पकड़ा भी नहीं गया है। अब सोचो, ये तो केवल एक बार मेरे साथ हुआ है, ऐसे कितने लोग होंगे। एक भर्ती परीक्षा हुई थी लास्ट ईयर, ईओआरओ, पता है क्या? ईओआरओ भर्ती परीक्षा, उसमें भी बाबूलाल कटारा दोषी था, जिसने ऐसा ही भर्ती कराई थी, याद करो। और ऐसा ही भर्ती को रद्द करने की मांग चल रही। कई वीडियो देखे होंगे आपने, देखें क्या? राजस्थान की राजधानी नहीं पता है उनको, थानेदार बन गए वो, अब थानेदार वापस जेल में जा रहे हैं। और उन्होंने ही, आप याद करो, ईओआरओ भी कराई, लेकिन ईओआरओ भर्ती पर कोई केस नहीं है। अब याद करो, रीट 2021 सेकंड लेवल का पेपर रद्द हो गया था ना। पहले कहा था कि नहीं, दोनों में कोई चीटिंग नहीं हुई, फिर जब जांच हुई तो पता चला कि नहीं, चीटिंग हुई है। और चीटिंग हुई तो एक काम करो, सेकंड लेवल को रद्द कर दो। अच्छा, चोर इतना समझदार है कि वो लेवल 1 का पेपर नहीं उठाएगा, वो केवल सेकंड लेवल का, क्योंकि उसकी परीक्षा उसकी है। चोर चोरी करेगा तो दोनों की नहीं करेगा क्या? लेकिन सरकार ने कहा लेवल 1 की कोई चोरी नहीं हुई है। ये तो सरकार है, ऐसी सरकारें हमारे यहां आ रही है, यही बेरोजगारी को बढ़ा रही है। लेकिन अब वापस ये काम कर रहे हैं। आगे जब शिक्षा नीति पढ़ेंगे, आप वाकई में समझोगे कि इसमें बहुत अच्छे बदलाव किए गए हैं। और अगर वाकई में ऐसा लागू हुआ तो भारत वाकई में क्या बनेगा? वैश्विक ज्ञान की, यही एनईपी का क्या है? लेकिन उद्देश्य तब पूरा होगा जब अच्छे से क्या खर्च होगा। और अभी तक शिक्षा पर पैसा अच्छे से खर्च, आप देखोगे सरकार हर बार बोलती ये बजट किसानों के लिए था, युवाओं, कुछ नहीं मिलता युवाओं को। हकीकत यह है, किसानों के लोन माफ हो जाते हैं, किसानों के खाते में आज भी 2000 आ रहे हैं। आपके खाते में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे ना। किसानों को हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है, अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए, है ना। बैंकों को मिलता है, अरबपति जितने होते हैं उनको मिलता है, आपके और हमारे जैसे युवाओं को कुछ नहीं मिलता है। तो सरकार ने कहा अब सरकार सबसे ज्यादा खर्चा किसके ऊपर करेगी? और शिक्षा के ऊपर। अपनी जो देश की जीडीपी है, बोलो क्या है अपने देश की? इस जीडीपी का कुल कितने % हिस्सा?
6% हिस्सा किस पर खर्च करेगी? क्योंकि भारत को वैश्विक ज्ञान की क्या बनाना है, तो खर्चा भी बड़ा होना चाहिए ना। कितने % खर्चा होगा? किसका 6%? अब जीडीपी क्या होती? जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या नाम है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बताता है। किसको बताता है? और भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जो अब सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ रही है। सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में बूम है अभी, है ना, आईटी सेक्टर में। लेकिन अब आप देखोगे कि हमारे भारत में आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा खर्चा जो होता है वो सेना पे होता है। किस पे होता है? अब आए दिन पढ़ोगे नई टैंक रोधी मिसाइल, नए टैंक बनाए, ये किया। रक्षा पे, सेना पे खर्चा बहुत होता है, लगभग 4%। कितना? 4 से 4.5%, 4.3 समथिंग होता है। लेकिन अब अगर शिक्षा नीति लागू होगी तो सबसे ज्यादा खर्चा किसके ऊपर होगा? जीडीपी का। कितना %? तो बहुत बड़ा पैसा आएगा। पैसा आएगा तो बहुत सारे कॉलेज खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, बहुत सारी वैकेंसी निकलेगी, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या बात क्लियर हुई? तो जीडीपी का कितना % हिस्सा? याद रहेगा। इन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में जो रेशो है, जिसको हम कहते हैं जीईआर, क्या कहते हैं? जीईआर रेशो को 2030 तक हम लगभग कितना % लाने का करेंगे? और 100% कौन सी शिक्षा में लाने का करेंगे? स्कूली शिक्षा में जीईआर रेशो कितना हो जाएगा? कब तक हो जाएगा? अब जीईआर क्या है? जी का मतलब है ग्रोस, क्या है? ई का मतलब है एनरोलमेंट, क्या है? और आर का मतलब है रेशो। आर का मतलब क्या है? हिंदी में कहते हैं इसको सकल। ग्रोस को क्या कहते हैं? एनरोलमेंट को कहते हैं नामांकन, क्या कहते हैं? और रेशो को कहते हैं अनुपात, क्या कहते हैं? तो बताओ हिंदी में पूरा नाम क्या हुआ? सकल नामांकन अनुपात को 2030 तक कितना लाएंगे? कौन सी शिक्षा में लाएंगे? याद रहेगा। अब ये क्यों है? क्योंकि आप देखना, सरकारी स्कूल में बच्चे एडमिशन लेते हैं पहली कक्षा में, आरटीई 6 से 14 फ्री में एडमिशन। बच्चे एडमिशन तो लेते हैं पहली में, लेकिन जब वो 8वीं पास करते हैं तो जितने बच्चों ने पहली क्लास में प्रवेश लिया था, जैसे मान लो 100 बच्चों ने पहली क्लास में प्रवेश लिया आरटीई के तहत, तो जब 8वीं कक्षा पास होती है केवल 20% बच्चे बचते हैं, बाकी भाग जाते हैं। समझ में आ रही है? आप खुद जाके देखना, सरकारी स्कूल में जाना, इंटर्नशिप करना, आप वहां पर पाओगे कि कम से कम एक सरकारी स्कूल में 150 से 200 बच्चे होंगे नामांकन में। लेकिन जब जाके देखोगे तो मिलेंगे 40-50। बाकी स्कूल नहीं आते हैं। बाकी का चाहे स्कूल में क्या हो चुका है? नामांकन तो हो चुका है, लेकिन ठहराव नहीं है। तो इन्होंने ये कहा कि हम कोशिश करेंगे कि अब स्कूलों को अच्छा बनाया जाए। सरकारी स्कूलों में इसीलिए आप देख रहे हो अब नए स्कूल खुल रहे हैं, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो अब आपके और हमारे जैसे पेरेंट्स, हालांकि मैं तो नहीं हूं पेरेंट्स है ना, तो आपके और हमारे जैसे जब भविष्य में बनेंगे तो हम भी ये सोचते हैं कि चलो सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम खुल रहा है तो बच्चे को वहां भेजो, अच्छी बात है। और कई लोग करवा रहे हैं अपने बच्चों का एडमिशन। ये प्राइवेट स्कूल वाले केवल शिक्षा के नाम पर पैसा ले रहे हैं, दे कुछ भी नहीं रहे। तो अब बच्चों को ऐसे अच्छे स्कूल डेवलप किए जा रहे हैं। धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम ज्यादा खुल रहे हैं, हिंदी मीडियम कम हो रहे हैं। हिंदी मीडियम को कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि स्कूलों में क्या बढ़ाया जा सके? नामांकन, यानी क्या बढ़ाया जा सके? और 2030 तक इसको कितना लाया जा सके? किसको लाया जा सके? नामांकन को, सकल नामांकन अनुपात। बोलो याद रहेगा। उसके लिए क्या खर्च होगा? स्कूल खोलने के लिए क्या खर्च होगा? और पैसा जीडीपी का कितना %? किस पर खर्च होगा? ताकि भारत को वैश्विक ज्ञान की क्या बनाया जा सके। और यही किसका उद्देश्य है? एनईपी 2020, जो अभी तक कोई कानून किसके कार्यकाल में ही? कौन थे राष्ट्रपति? भारत की कौन सी शिक्षा नीति? 21वीं सदी की, 21वीं सदी की। जबकि पहली कब आई? दूसरी, तीसरी और 21वीं सदी की पहली। अब तक कुल कितनी आई है? और 21वीं सदी में कितनी आई है? कब आई है? एनईपी नाम है या एनपीई? जबकि इसके पहले वाली दोनों, उन दोनों को तोड़ने पर क्या मिलती है? लेकिन इसको तोड़ने पर सजा, क्योंकि यह केवल एक प्रस्ताव है। क्या है? केवल, जो अभी तक लागू। बोलो बात क्लियर।